हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवार क्लासेज में। आज हम देख रहे हैं क्लास 7th लिविंग साइंस का चैप्टर नंबर 13 है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो बच्चों, आज हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लिविंग साइंस और लर्न वेल साइंस से रिलेटेड आपकी क्लास की वीडियोज आपको मिलते रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। आज हम इस चैप्टर को यहाँ पर अच्छे से क्लियर करेंगे और अगर आपने लिविंग साइंस जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसके बाकी के चैप्टर्स नहीं देखे हैं, चैप्टर लेकर 1 से लेकर 12 तक मैंने सारे चैप्टर्स एक्सप्लेन किया है और उनके क्वेश्चंस आंसर भी मैंने आपको इसी चैनल के माध्यम से कराए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिविंग साइंस क्लास 7 प्लेलिस्ट नाम से एक लिंक दे रखा है, आप वहाँ जाइए और बाकी के सारे चैप्टर्स को पढ़ें। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखो, दैट यू ऑलरेडी नो कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि हम यहाँ पर प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उनका एक प्रॉपर्टीज़ होता है कि वो रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, देखो, ऑल लिविंग थिंग्स अल्टीमेटली डाई, यानी कभी न कभी हर लिविंग थिंग्स को मरना होता है। बट बिफोर दे डाई, लेकिन मरने से पहले मैनी ऑफ देम प्रोड्यूस यंग वन ऑफ देयर ओवन काइंड, यानी वो खुद के जैसे, ठीक है, संतान पैदा करता है। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस, यानी कि नई संतति को पैदा करना या नई संतति को जन्म देने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन नाम से जानते हैं। ठीक है, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, ठीक है, हर कोई इस दुनिया में आया है, उसे मरना है और मरने से पहले वो रिप्रोडक्शन करता है, यानी कि नई ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करता है। बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन दैट लाइफ कंटिन्यूस जनरेशन टू जनरेशन, यानी रिप्रोडक्शन से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बनती है। ऑल द सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब सो फार एंड एसेंशियल फॉर लाइफ, यानी कि हमारे लिविंग में सभी सिस्टम जरूरी है। इट वन ऑफ देम वेयर इज स्टॉप वर्किंग द ऑर्गेनिज्म वुड डाई, यानी कि अगर हमारे जो बॉडी के सिस्टम्स होते हैं उनमें से अगर कोई सिस्टम्स प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है, दैट टाइम हम मर जाते हैं। बट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ नॉट नीडेड फॉर द ऑर्गेनिज्म टू स्टे लाइव, यानी रिप्रोडक्शन जो सिस्टम होता है हमारे बॉडी के अंदर, इससे, ठीक है, ये वर्क करो या ना करो, इससे हमारी लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाउएवर विदाउट इट द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, यानी कि रिप्रोडक्शन सिस्टम के बिना हम नई संतति को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अगर नई संतान नहीं होगी तो हम अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू भी नहीं रख सकते हैं। क्लास 7 में हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन के फंक्शंस को पढ़ा था। फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स, कि फ्लावर्स किस प्रकार फ्रूट्स में कन्वर्ट होते हैं एंड फिर वो सीड्स में कन्वर्ट होते हैं। सीड्स फिर जर्मिनेटेड होते हैं और नए प्लांट्स बनाते हैं। ठीक है, 10 फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, यानी कि फ्लावर्स क्या होते हैं, किसी भी प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं और बाकी के और जो पार्ट्स होते हैं वो भी एक तरह से रिप्रोडक्शन में पार्ट प्ले करते हैं। जैसे वेजिटेटिव जो पार्ट्स हम उन्हें कह सकते हैं, जैसे रूट्स है, ठीक है, स्टेम है और भी बाकी लीव्स वगैरह भी हो सकती हैं। ठीक है, बट प्लांट डू नॉट ओनली रिप्रोड्यूस फ्रॉम फ्लावर्स, ये कह रहा है कि जो प्लांट है, ठीक है, उसका रिप्रोडक्शन नॉट ओनली, मतलब सिर्फ फ्लावर से ही नहीं होता है ना, यानी कि सिर्फ फ्लावर से ही रिप्रोडक्शन नहीं होता है, बाकी के और भी प्लांट में पार्ट होते हैं जिससे रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कुछ तो बल्ब से रिप्रोड्यूस होते हैं, कुछ लीफ से होते हैं, कुछ ट्यूबर से होते हैं, जैसे यीस्ट है। ठीक है, यीस्ट जो होता है वो एक तरह से वर्ड्स के द्वारा उसका रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और यीस्ट
तो इस टाइप से हम जो रिप्रोडक्शन है उसको ब्रॉडली 2 टाइप से यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक तो होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलो हम इनको देखते हैं। पहला हम देख रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो एसेक्सुअल जैसे नाम से पता चल रहा है, इसमें कोई भी सेक्स जैसी प्रोसेस नहीं होती है। ठीक है, और इसमें ओनली सिंगल पेरेंट की ही नीड होती है, यानी कि सिंगल पेरेंट ही के द्वारा ही हम नई ऑफस्प्रिंग को बना सकते हैं। ठीक है, और देखो आगे क्या लिख रहा है कि एग्जिट कॉपीज ऑफ द पेरेंट्स, यानी कि जो इसमें ऑफस्प्रिंग होती है वो अपने पेरेंट्स की बिल्कुल, ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी होती है। एंड एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें सीड की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है, यानी विदाउट सीड ये जो प्रोसेस कंप्लीट होता है। बाकी अगर हम सेक्सुअल में देखें तो सेक्सुअल में दोनों पेरेंट्स की नीड होती है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स की नीड होती है। ठीक है, और इसमें जो बच्चे होते हैं, यानी कि जो इसमें ऑफस्प्रिंग्स होती है वो एग्जिट कॉपी नहीं होती है अपने पेरेंट्स की। ठीक है, और इसमें सीड के द्वारा फॉर्मेशन होता है, इसमें सीड का ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो दोनों में आप डिफरेंस भी देख सकते हो यहाँ पे। अब हम पढ़ लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कितने टाइप से होता है। तो देखो यहाँ पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो काफ़ी टाइप से होता है। तो पहला हम पढ़ रहे हैं फ्रेगमेंटेशन। तो देखो फ्रेगमेंटेशन एक मेथड्स है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो हम इसको पढ़ लेते हैं। तो देखो फ्रेगमेंटेशन जो प्रोसेस होता है इसमें पेरेंट बॉडी जो होती है वो पीसेज में एक तरह से टुकड़ों में टूट जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे साफ लिख रहा है द बॉडी ऑफ द पेरेंट्स ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस ईच विच कैन रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, और हर पीस से एक ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस होती है। ठीक है, इन स्लिमी ग्रीन एल्गी, यानी एल्गी में जो आपका रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक है, यानी कि एल्गी आप जानते हो जो कि स्टेगनेट वाटर, यानी कि रुके हुए पानी में, तालाबों में आपने नोटिस की होगी जो हरी हरी कलर की जो होती है, जिसे हम हिंदी भाषा में तो काई भी बोलते हैं, काई, एल्गी। ठीक है, तो उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है। तो देखो यहाँ पर आपको डायग्राम भी दे रखा है कि ये हमारी एक पेरेंट सेल है, यानी कि पेरेंट्स एल्गी है ये, और इसका रिप्रोडक्शन यानी फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, यानी कि ये 2 टुकड़ों में टूट गई, एक टुकड़ा ये रहा, एक टुकड़ा ये रहा। तो इन दोनों टुकड़ों से अलग अलग ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन तैयार हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका एसेक्सुअल का पहला है फ्रेगमेंटेशन मेथड। अगला जो मेथड तो आपको ध्यान रखना है कि फ्रेगमेंटेशन किस में होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एल्गी में जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस टाइप का होता है, तो आपको ध्यान रखना है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, और ये भी पूछा आगे हम देखते हैं बडिंग। ठीक है, तो बडिंग जो प्रोसेस होती है वो आपकी यीस्ट में होती है। अब बडिंग क्या होती है देखो, इन बडिंग ए बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड बर्ड्स ऑक्यूर ऑन द बॉडी ऑफ द पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म, यानी जो पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी से एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बर्ड। ठीक है, वो बाहर निकलता है एंड वो ग्रो होता है और उससे नई ऑफस्प्रिंग बन जाती है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको, देखो इसमें डायग्राम दे रखा है क्या, ठीक है चलो कोई बात नहीं। इसको ऐसे आप समझ सकते हो जैसे आपने आलू देखा है यानी पैटेटो। तो पैटेटो में क्या होता है कि आप नोटिस करते हो बहुत सारी बर्ड्स होती हैं। ठीक है, ये पैटेटो है, इसमें देखो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जहाँ से नए प्लांट्स उगते हैं। ठीक है, इनको बर्ड्स बोलते हैं। तो यानी कि हर बर्ड से एक नया प्लांट उग जाता है। हम इनको ऐसे कटिंग करके बर्ड्स को और नए प्लांट को उगा सकते हैं। तो वही बर्ड्स है यहाँ पर ईस्ट में, जैसे ये ईस्ट है सपोज करो, तो इसमें यहाँ से एक बर्ड निकलता है, तो ये बर्ड धीरे धीरे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जब फाइनली ये एडल्ट हो जाता है तो यहाँ से बिल्कुल डिटैच होता है, मतलब अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से नई ऑफस्प्रिंग तैयार हो जाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिख भी रहा है द न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू 2, यानी कि जैसे ही यहाँ पर बर्ड्स का फॉर्मेशन तैयार होता है तो उसका जो एक न्यूक्लियस जो होता है पेरेंट सेल का वो 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। एंड द बर्ड्स ग्रोज इवेंचुअली गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट सेल, और जब वो पूरी तरह से एडल्ट हो जाती है, मतलब पूरी तरह से ग्रो कर जाती है, तो वो अपने पेरेंट सेल से डिटैच हो जाती है, मतलब अलग हो जाती है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस एंड लार्ज नंबर ऑफ द यीस्ट सेल
आर प्रोड्यूस इन ए शॉर्ट टाइम। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है और इससे क्या होता है कि हम कम समय में बहुत सारे जो है यीस्ट या फिर ऑफस्प्रिंग्स प्राप्त कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये बर्ड्स है जैसे देखो, हाँ ये आपका मान लीजिए ये वाला आपका यीस्ट है, इससे एक देखो बर्ड्स निकल रही है। ये बर्ड्स आगे जाके क्या होगी, यहाँ पर ग्रो करेगी देखो, और ग्रो करने के बाद में ये यहाँ से डिटैच हो जाएगी और ये फाइनली अलग से ग्रो करेगी। तो ऐसे ये बर्ड्स फॉर्मेशन दिखा रखा है। आगे देखो, इन corals and the sponge, birds do not separate it out the remains attached to the parent's organism. They grow in full size and reproduce again producing of colony। यानी कि जो ये बता रखा है कि corals और sponge में जो बर्ड्स सिस्टम तो होता है लेकिन वो अपने पेरेंट सेल से डिटैच नहीं होता है, अलग नहीं होता है, वो उसमें ही ग्रो होते रहते हैं। आगे हम बात करते हैं जो नया मेथड है एसेक्सुअल में। दो हम पढ़ चुके हैं, एक तो हम फ्रेगमेंटेशन पढ़ चुके हैं, एक हम वो बडिंग पढ़ चुके हैं। अब हम स्पोर फॉर्मेशन देखते हैं। ये तीसरा मेथड है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, अब इसमें क्या होता है देखो, सम नॉन फ्लावरिंग प्लांट यानी जिनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, सच एज मॉसेस है एंड फर्न्स है, ठीक है, मोल्ड्स रिप्रोड्यूस बाय द स्पोर फॉर्मेशन। तो वो स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। ए स्पोर्स इज ए टिनी स्पेरिकल यूनिसेलुलर बॉडी, यानी स्पोर्स जो होता है वो बहुत ही टिनी होता है और स्पेरिकल यानी गोल गोल, और यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल वाला एक तरह से बॉडी होती है, और प्रोटेक्टेड बाय थिक बॉल, जो कि एक थिक बॉल से प्रोटेक्टेड होती है, एंड इट ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट। तो ये नए प्लांट के रूप में ग्रो करती है। ठीक है, और कब करती है, व्हेन कंडीशंस आर फेवरेबल, यानी कि जब कंडीशन इसके फेवर में होती है। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन को आप देख सकते हो ब्रेड में, ब्रेड मॉड्यूल दैट कैन ऑप्टेन बी सीन ग्रोइंग ऑन द मोइस्ट स्टेल्स ब्रेड, यानी कि ब्रेड अगर मोइस्ट है और काफ़ी दिनों से रखी है तो उस पर आपको एक ठीक है स्पोर फॉर्मेशन तैयार मतलब मिलता है। ग्रोज वैन स्पोर सेटल ऑन द ब्रेड, यानी कि अगर ब्रेड पे स्पोर्स सेटल हो जाते हैं तो फिर वहाँ से स्पोर्स फॉर्मेशन के द्वारा एक नए बैक्टीरिया या फिर हम बोल सकते हैं नए ऑफस्प्रिंग तैयार होते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये आपका ब्रेड है और ये आपके एक तरह से ख़राब हो चुका है बिल्कुल, और इसमें जो ये पैचेज दिख रहे हैं आपको, ठीक है, इनमें स्पोर फॉर्मेशन तैयार होता है। ठीक है, कि ये जो डार्क पीसेज हैं इनको स्पोर्स बोलते हैं, और ये आपका एक नई यहाँ पर ग्रोइंग करता है, उसके बाद में एक नई उसको ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है एक तरह से। और इस चीज़ को हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत टिनी होते हैं, मतलब एक तरह से, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। चलो आगे हम देख लेते हैं नया जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव मीन्स क्या होता है, यानी कि प्लांट के जो पार्ट होते हैं जैसे स्टेम है, रूट्स है, लीव्स है, इनके द्वारा अगर कोई रिप्रोडक्शन होता है तो हम उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट जैसे देखो यहाँ पे लिख रहा है मदर प्लांट, जैसे देखो क्या, रूट्स, स्टेम, लीव्स विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी बिना कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हेल्प के अगर रिप्रोडक्शन होता है, इट कॉल्ड भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे मैनी ऑफ प्लांट्स लाइक जैसे कैक्टी है, कैक्टस, स्ट्रॉबेरी है, रिप्रोड्यूस बाय द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन सम प्लांट्स आर डिस्कस्ड बिलो। जैसे देखो पहला सम प्लांट्स सच एज पोटैटो, पोटैटो को मैंने बताया था जो बर्ड्स फॉर्मेशन तैयार होता है इसमें, ठीक है, एक तरह से, और उस बर्ड्स के द्वारा एक नई प्लांट्स, ठीक है, ग्रो करवा सकते हैं हम। और पोटैटो जो होता है एक स्टेम होता है, ठीक है, प्लांट का अगर कौन सा पार्ट है, ये स्टेम पार्ट होता है, तो इसलिए स्टेम्स बाय स्टेम हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो पोटैटो में जो बर्ड्स होती है ना, उनको हम आइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइज। तो यानी कि ये देखो ये पोटैटो है और यहाँ से ये जो बर्ड्स आपको पॉइंट नोट्स दिख रहे हैं इनको आइज बोलते हैं, और इन आइज से आपका एक प्लांट लग जाता है। यानी कि अगर आप पोटैटो को ऐसे काट सकते हो, देखो मान लीजिए इस पेड़ लगाने हैं तो एक पेड़ ये दिया, देखो इसको काट लो और उगा लो। ठीक है, एक इसको काट लो, यहाँ से
एक इसको काट लो। तो यानी कि हमें ऐसे बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं, क्योंकि ये आई सेंटर जो होता है यहाँ से एक नए प्लांट की उत्पत्ति हो सकती है, एक नए प्लांट यहाँ से ग्रो होता है। आपने नोटिस भी किया होगा, जब आलू यानी पोटैटो बहुत दिनों तक रखा रहता है तो वो अपने आप ही ग्रो करने लग जाता है, क्योंकि उसे मॉइस्चर तो पोटैटो के अंदर से ही मिल जाता है। आगे हम देखते हैं, देखो जैसे जिंजर है, ठीक है, तो जिंजर के दोबारा भी एक तरह से ग्रोइंग हो जाती है जिंजर में भी। एंड ऑनियन है, ठीक है, तो ये अपने जो वल्प पार्ट होता है वहाँ से क्या करते हैं, ये ग्रो करने लग जाते हैं। जैसे देखो ये आपका जिंजर है, अदरक, तो यहाँ से देखो ये अपने आप ही ग्रो करने लग गया है। ये वो है आपका ऑनियन, ऑनियन भी अपने आप ही ग्रो करने लग जाता है। तो ये कुछ ऑनियन बल्ब जिसको हम बोल सकते हैं, ये दोनों ही क्या हैं, स्टेम पार्ट है। आगे देखते हैं, इन सम प्लांट्स सच एज, देखो स्ट्रॉबेरी है एंड ग्रासेस है, द मेन प्लांट डेवलप साइड शूट्स विच हैव वर्ड्स दैट ग्रो इन द न्यू प्लांट। यानी कि इनमें जो मेन प्लांट होता है, देखो कुछ ऐसे, ये जो साइड जो है आपके ब्रांच है, और ये ब्रांच से ही एक नए पौधे तैयार हो जाते हैं। ये घास में भी होता है और आपके स्ट्रॉबेरी में भी होता है। आगे हम देख रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द लीव्स, यानी कि लीव्स के द्वारा भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि लीव्स से भी हम एक नया पौधा उगा सकते हैं, यानी कि लीव्स के द्वारा भी एक नई ऑफस्प्रिंग को तैयार कर सकते हैं। वो कैसे, देखो न्यू प्लांट्स आर आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स, यानी कि कुछ प्लांट्स लीव्स से ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। एंड सूट ऑफ द सम प्लांट द लीफ ऑफ द ब्रायोफिलम, जैसे देखो ब्रायोफिलम एक प्लांट का नाम है, इसकी जो पत्तियां होती है ना, ठीक है, उनमें मैनी बर्ड्स होते हैं, यानी कि ये पत्तियां हैं, और इस पत्ती को ये जो पार्ट होता है इसको मार्जिन कहते हैं, और मार्जिन में काफ़ी बर्ड्स होती है। जैसे देखो एक बर्ड्स यहाँ पे है, एक बर्ड्स यहाँ पे है, एक बर्ड्स यहाँ पे है, ऐसी बर्ड्स होती है जहाँ से एक नया प्लांट उग जाता है, ठीक है। अब ये हर प्लांट में नहीं होता है, ठीक है, कुछ प्लांट होते हैं, जैसे ब्रायोफालम का प्लांट है, ठीक है, और तो इनकी पत्तियां जो होती है इनसे एक नए प्लांट अपने आप ही उग जाते हैं, देखो यहाँ से। तो यानी कि इनमें कोई सीड नहीं है, ठीक है, इसलिए तो हम ये इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सेक्सुअल रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सिंगल बॉडी के द्वारा ही, सिंगल पेरेंट सेल के द्वारा ही रिप्रोडक्शन होता है। तो द बर्ड्स गिव्स राइज टू न्यू प्लांट, यानी कि जो बर्ड्स हैं यहाँ से एक नया प्लांट बनता है। एंड स्वीट पोटैटो इज ग्रोन बाय कटिंग ऑफ द स्वॉलन रूट्स, यानी कि स्वीट पोटैटो स्वॉलन रूट्स को कट करके ग्रो कर सकते हैं इनटू पार्ट्स एंड द प्लांटिंग देम इन द सोइल, यानी कि उनको सोइल में प्लांट कर सकते हैं। मनी प्लांट, ए न्यू प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम सूट और द पेरेंट्स प्लांट, यानी मनी प्लांट से भी हम सूट सिस्टम के द्वारा, ठीक है, सूट सिस्टम क्या होता है पता है क्या आपको, हमारे प्लांट के दो सिस्टम होते हैं, एक तो सूट सिस्टम और एक रूट सिस्टम। ये ज़मीन है और ज़मीन पे ये पौधा उग रहा है मान लीजिए, तो पौधा ज़मीन के ऊपर वाला पार्ट होता है उसको शूट सिस्टम बोलते हैं, और ज़मीन के जो नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है, वो रूट सिस्टम होता है। आगे देखो, इन ग्लाइडाइवलस द स्टेम आर शॉर्ट एंड swollen with the stored food, they are called chrome and can be separated from each other to form a new plants. In plant cells of the only specific tissues can divide, therefore growth occurs only at place where such a tissues is present, यानी कि प्लांट्स में कुछ ऐसे स्पेसिफिक टिश्यूज होते हैं जो कि उसकी ग्रोथ करवाते हैं, ठीक है, उसको मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हम बोल सकते हैं, ग्रोथ टिश्यूज है। एंड द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट गिव राइज टू न्यू प्लांट्स कंटेंट्स, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब ये हमने जो मेथड्स पढ़े हैं अभी तक वो तो कुछ है ही है, अब हम कुछ आर्टिफिशियली मेथड्स पर पढ़ते हैं, यानी कि प्लांट्स को हम आर्टिफिशियल तरीके से कैसे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, तो उसे आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन भी हम कहते हैं। देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के काफ़ी सारे एडवांटेज होते हैं, लेकिन several artificial methods have been developed to vegetative reproduction. These commonly used as the grow many
प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट, ठीक है। अब जिसमें हम पहला वाला पढ़ेंगे, एक तो ग्राफ्टिंग, यानी ग्राफ्टिंग इज ए आर्टिफिशियल मेथड ऑफ द ग्रोइंग न्यू प्लांट्स, ठीक है। तो देखो, दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन द हॉर्टिकल्चर, इनको हम हॉर्टिकल्चर में यूज करते हैं, एंड टू डेवलप द न्यू वेराइटी ऑफ द फ्रूट्स प्लांट, यानी हॉर्टिकल्चर जो होती है आपके कौन सी ब्रांच होती है जहाँ जिनमें हम फ्रूट्स वगैरह ग्रो करते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, एक प्लांट की सेल को, मतलब स्टेम को काट के दूसरे प्लांट के स्टेम से जोड़ना। देखो, कंसिस्ट ऑफ कीपिंग ए ट्विग्स ऑफ बड ऑफ वन प्लांट कॉल्ड सीकन एंड ओवर द कट ऑफ द अनदर प्लांट कॉल्ड द स्टॉक। देखो, यानी कि एक प्लांट है, उसको इस टाइप से काटते हैं, यहाँ पर देख लो किस टाइप से काटना है आपको, ये सीकन, इसको हम सीकन बोलते हैं, स्कन, नीचे वाले प्लांट को स्टॉक बोलते हैं। इन दोनों को यहाँ पर ऐसे हम चिपका के और इनको लपेट देते हैं और इस प्रकार से हम इनको बांध देते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग करना बोलते हैं, यानी एक प्लांट में दूसरे प्लांट को ग्राफ्ट करना, ठीक है। एंड देखो, फिर हम इसको क्या कर देते हैं, टाई कर देते हैं, टाई मीन्स बांध देते हैं। एंड द टिश्यूज ऑफ द स्टॉक, यानी स्टॉक का जो टिश्यू होता है, एंड सीसन जॉइन टुगेदर फॉर्म एन वन प्लांट, यानी कि ये दोनों के जो टिश्यूज होते हैं वो एक दूसरे के साथ में जॉइन कर लेते हैं और एक प्लांट बन जाता है। द स्टॉक सप्लाइज द एसेंशियल न्यूट्रिशन टू द सीकन, यानी जो स्टॉक है यहाँ से जो न्यूट्रिशन जाते हैं रूट्स के द्वारा वो सीकन को ये सप्लाई कर देता है, ठीक है। तो दिस मेथड हेल्प द डेवलपिंग न्यू वेराइटी ऑफ द कॉम्बिंग ऑफ द फीचर्स ऑफ द टू प्लांट्स, यानी कि इससे क्या होता है, दो प्लांट्स के जो फीचर्स हैं वो कॉम्बाइन कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ए हाई यील्डिंग वेराइटी में बी ग्राफ्टिंग टू ए डिजीज रेसिस्टेंस वेराइटी ऑफ द डेवलप ए न्यू वेराइटी विथ बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि एक वेराइटी से दूसरी वेराइटी में जो डिजीज होती है वो भी एक तरह से रेसिस्ट हो जाती है। मैनी न्यू वेराइटी ऑफ द मैंगोज हैव बीन डेवलपिंग बाय द दिस मेथड, यानी कि जो मैंगोज की वेराइटीज़ होती हैं, आपने देखे होंगे मैंगोज जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है, बहुत तरह के मैंगोज होते हैं। तो मैंगोज की जो वेराइटीज़ होती है वो इसी प्रकार से तो अलग की जाती है ग्राफ्टिंग करके, यानी ग्राफ्ट करा देते हैं एक प्लांट को दूसरे प्लांट में, तो अलग अलग वेराइटीज़ मैंगो की बन जाती है। अब ये बात होगी ग्राफ्टिंग की, ये आर्टिफिशियल मेथड्स पढ़ रहे हैं हम। अब अगला पढ़ रहे हैं हम कटिंग। देखो, कटिंग क्या होता है, इन दिस मेथड ए हेल्थी यंग ब्रांच ऑफ ए प्लांट, यानी कि किसी भी हेल्थी यंग ब्रांच जो होती है प्लांट की, उसको काट के और दूसरी जगह सॉइल में क्या कर देते हैं, ग्राफ्ट कर देते हैं, एक तरह से सॉइल में लगा देते हैं, ठीक है, कटिंग करके, यानी पेड़ों की डालों को काट के और दूसरी जगह लगाना ही कटिंग होता है एक तरह से, ठीक है। मॉइस्ट सॉइल में लगा देते हैं, यानी कि गीली मिट्टी में इसको लगा देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका जो वो कटा हुआ भाग है एक नए प्लांट्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस मेथड इज यूज टू प्रोपोगेट प्लांट लाइक रोज है। अब ये मेथड देखो, एक तो रोज में करते हैं, यानी रोज प्लांट की हम डाल को काट के कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। बोगनविला प्लांट्स में भी हम ऐसा करते हैं और शुगर कैन में भी हम ऐसा करते हैं। शुगर कैन को हम उनके नोट्स पे से काट के और कहीं भी लगा देते हैं तो वो लग जाता है। इट अलाउ मैनी न्यू प्लांट्स टू प्रोड्यूस फ्रॉम ए सिंगल प्लांट विदाउट वेटिंग द फ्लावर्स और सीड्स, यानी इसमें कोई फ्लावर्स और सीड्स की वेटिंग नहीं होती है कि भाई बीज आएंगे तब जाके नया प्लांट बनेगा, नो, ठीक है। एक प्लांट की हम ब्रांच को काट के और दूसरी जगह मिट्टी में लगा देते हैं। ये आपका हो गया कटिंग। अगला जो आर्टिफिशियल मेथड है वो आपका है लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब होता है कि वन प्लांट की जो स्टेम होती है उसको मिट्टी में दबा देना या फिर लेयर कर देना, ठीक है। देखो, ए यंग ब्रांच इज बेंट टुवर्ड्स द ग्राउंड। अगर देखो ये कैसे होता है, जैसे मान लीजिए पेड़ है, ठीक है, पेड़ में से ब्रांच निकल रही है ऐसे, ठीक है, ये हमारी ज़मीन है, ठीक है। तो ये जो ब्रांच है ना, ये मान लीजिए इसको हम ऐसे ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं, सपोज कर ये लंबी ब्रांच है, इसको ऐसे ज़मीन में गाड़ देते हैं, यहाँ से मिट्टी में दबा देते हैं, बस। अब ये जो ब्रांच है यहाँ पे मिट्टी में दबी है तो यहाँ से रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाती है नीचे, और ये जो है नया प्लांट बन जाता है एक तरह से, ठीक है। तो ये मेथड होता है आपका लेयरिंग, ठीक है। डायग्राम्स मैंने समझा दिया है और बाकी आप इसमें पढ़ोगे तो भी वही है। आफ्टर समटाइम्स रूट डेवलप फ्रॉम द कवर्ड पार्ट एंड दिस इज कॉल्ड लेयर। द ब्रांच ऑफ कैन नाउ बी कट मेड द ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, ठीक है। और जो नीचे का इनका जो सिस्टम होता है वो यहाँ से काट देते हैं बीच में से ताकि वो नया प्लांट्स बन जाता है। तो ये प्लांट्स, मतलब ये जो मेथड है इसको हम लेयरिंग, ध्यान से देखो अब इसमें,
ये डायग्राम है, इसमें लेयरिंग को समझाया गया है, जैसे मैंने वहाँ पे भी समझा दिया आपको। ये प्लांट है और इसकी ये वाली जो स्टेम है, ये वाली, इसको देखो मिट्टी में दबा दिया नीचे, ठीक है। और मिट्टी में दबाने से क्या होता है कि इसमें जड़ें निकल जाती हैं नीचे, और फिर हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं, मतलब काट देते हैं। इससे क्या होता है कि नया पौधा बन जाता है एक तरह से सेपरेट, ठीक है। तो ये जैस्मिन, ये जो है मतलब क्या बोलते हैं इसको, ग्राफ्ट, वो लेयरिंग। तो लेयरिंग जो किस किस में होता है देखो, एक तो जैस्मिन में होता है लेयरिंग, ठीक है। एक बोगनविलिया में होता है। ये बोगनविलिया जो प्लांट्स है उसको ही शो किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेथड हो गया। अब हम आगे पढ़ लेते हैं टिश्यूज कल्चर, ठीक है। टिश्यूज कल्चर क्या है देखो, इन दिस मेथड ए पीस ऑफ द टिश्यूज इज कट ऑफ द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट एंड द सेल्स आर सेपरेटेड एंड कीप इट न्यूट्रिशन एंड medium under controlled condition, and the nutrition medium contains hormones that make the cells divided and form of the group of cells. Roots are developed, and these are that keep into different nutrition medium containing hormones that are enable shoot of the develop, and different plantlets can now grow in pot of soil, ठीक है। ऑर्चिड है, एस्परगस है, एंड मैनी ऑफ द अदर प्लांट आर ग्रो इन दिस मेथड। तो देखो टिश्यूज कल्चर में क्या होता है कि हम कुछ प्लांट्स हैं, ठीक है, इनके सेल को सेपरेटेड करके और उनके सेल को इन मतलब क्या बोलते हैं इनको, इनको क्या बोलते हैं यार, जो भी हैं ये, इनको बोलते हैं हम वैसे हिंदी में तो, अच्छा ट्यूब से, ग्लास ट्यूब से, हाँ ठीक है। उनके जो क्या बोलते हैं, इनके जो सेल्स होती है उनको हम अलग करके और इनको इसमें डेवलप कराते हैं। इससे क्या होता है कि इनको अंडर सूटेबल कंडीशन में रखा जाता है, और इससे क्या होता है जो हार्मोन्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं और उनसे एक नई सेल जनरेट होती है, और उससे फिर सेल जनरेट होती है तो फिर जो आपका रूट और शूट सिस्टम है दोनों ये भी बनने लगते हैं, और इससे यहाँ पर नए प्लांट्स की उत्पत्ति होती है एक तरह से। तो ये आपका टिश्यू कल्चर है, ठीक है। तो सारे मेथड्स सबसे सभी अच्छे अच्छे हैं। अब हम आगे पढ़ लेते हैं एडवांटेज क्या है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। तो देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है तो इसका मेन एडवांटेज होता है कि, एक मिनट रुको, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज वेरी यूजफुल टू प्लांट्स ग्रोअर्स, यानी जो प्लांट ग्रोअर मतलब प्लांट को लगाने वाले होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। बिकॉज आर द फॉलोइंग रीजन्स, पहला है इट अलाउज देम टू बी प्रोड्यूस न्यू प्लांट क्विकली, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा नया प्लांट क्विकली मतलब बन जाता है। क्यों, ठीक है, क्योंकि मेथड ही ऐसे ऐसे हैं, इसमें हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि भाई पहले फ्लावर आएगा फिर सीड्स बनेंगे फिर जाके उगेंगे, नो, ठीक है। और यूजिंग प्लांट पार्ट्स, यानी कि हम प्लांट के पार्ट्स का यूज करके कम टाइम में हम एक नया मतलब पौधा तैयार कर सकते हैं, नया सीड तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फ्रूट प्लांट है, ठीक है, कोई भी फ्रूट का प्लांट है और अगर हम इससे उसको क्या बोलते हैं मतलब वेजिटेटिव प्रोडक्शन के द्वारा हम इनको ग्रो करवाते हैं, तो बाय दिस मेथड स्टार्टिंग बियरिंग फ्रूट्स एंड मच अर्लियर देन द प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द सीड्स, और तुरंत ही मतलब फ्रूट्स आते आते ही क्या बन जाते हैं, सीड्स बन जाते हैं। और अगला फ़ायदा क्या है देखो, द प्लांट्स प्रोड्यूस बाय दिस मेथड आर एग्जिट कॉपीज ऑफ द पेरेंट्स प्लांट्स, ठीक है। ये हमने पहले पढ़ लिया कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो प्लांट्स ग्रो होते हैं वो अपने माँ बाप की बिल्कुल कॉपी होते हैं, ठीक है। और दे हैव द नो वेरिएशन, यानी इनमें कोई वेरिएशन नहीं होता है। दिस इज आल्सो एडवांटेज, ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है फॉर प्लांट ग्रोअर्स एज दे कैन रिप्रोड्यूस एग्जिट कॉपी ऑफ द प्लांट्स विद द रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो पेरेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वैसे ही नए प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर हो जाती हैं। सच एज रेसिस्टेंट टू डिजीज, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है उसको बीमारियाँ कम लगती है तो इससे जो पैदा होगा नया प्लांट उसको भी मतलब इसी टाइप के उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें आ जाती है। ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस विल बी हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब हर प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होती है। थर्ड पॉइंट है प्लांट्स प्रोपोगेटेड वेजिटेबिलिटी यूजिंग द नीड्स लेस अटेंशन देन प्लांट्स ग्रोन ऑफ द सीड्स, यानी कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा जो प्लांट ग्रो होते हैं उनकी ध्यान उनको हम एक तरह से कम ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो सीड के द्वारा जो प्लांट्स उगते हैं उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन इनका ध्यान कम रखना पड़ता है क्योंकि ये ऑलरेडी क्या हो जाते हैं, यंग ही होते हैं और जल्दी ही अपनी ग्रोथ को भी पकड़ लेते हैं, इसलिए। अगला पॉइंट है न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैविंग रिक्वायर
कैरेसिटीज दैट कैन बी डेवलप बाय द मेथड। नए प्लांट की वैरायटी को हम इस मेथड से डेवलप कर सकते हैं। मैनी फ्रूट्स और ऑर्नामेंटल प्लांट सच एज बनानाज है, पाइनएप्पल है, ठीक है, रोज है, शुगर केन है, आर नॉर्मली ग्रोन बाय द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सम प्लांट्स डू नॉट रिप्रोड्यूस सीड्स। यानी कि ये जो प्लांट्स हैं वो सीड के द्वारा इनका रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही होता है। दे कैन ओनली द प्रोपोगेटेड वेजिटेटिवली एंड बनानाज ऑफ पाइनएप्पल। ठीक है, ये तो हो गया। चलो एडवांटेज की बात कि हमें ये फ़ायदे होते हैं, जल्दी ग्रो हो जाते हैं, हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि कब सीड फॉर्मेशन होगा क्या। अब हम पढ़ लेते हैं इसके डिसएडवांटेज कि नुकसान क्या है। तो देखो, पहला नुकसान है कि ऑल प्लांट्स हैव द अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट प्लांट। ठीक है, एंड सेकंड है ऑल प्लांट्स आर vulnerable to the same disease. In a population of the plants produced by seeds, the plant have variation। यानी कि जो सीड्स के द्वारा जो प्लांट पैदा होते हैं उनमें तो कुछ वेरिएशन होता है, बट इनमें वेरिएशन नहीं होता है। एंड देयरफॉर ओनली ए पार्ट ऑफ पॉपुलेशन में गेट अफेक्टेड बाय स्पीसीज। और इससे क्या होती है कि एक ही स्पीसीज का पार्ट बन जाता है जो कि एक तरह से उस प्लांट की पर्टिकुलर स्पीसीज को स्पेसिफिक जो डिजीज है उसको अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है जम्स कैन पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। यानी कि जो जम्स है वो भी पास होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट प्लांट और ऑफस्प्रिंग प्लांट सेम होते हैं। ठीक है, और जबकि ऐसा सीड्स के द्वारा जो प्लांट्स ग्रो होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता। अब आगे हम देख सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक हमने पढ़ा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमने पढ़ा था उसमें तो सिर्फ सिंगल पेरेंट ही होते हैं, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, ठीक है, इसमें दोनों ही पेरेंट्स होते हैं, मेल और फीमेल। ठीक है, तो ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इसमें 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, 1 मेल होता है एंड अनदर फीमेल आर रिक्वायर्ड। ईच पेरेंट प्रोड्यूस 1 रिप्रोडक्टिव सेल और गैमिट्स। यानी कि हर पेरेंट्स के पास अपनी रिप्रोडक्टिव सेल होती है जिसको हम गैमिट्स बोलते हैं। एंड द मेल पेरेंट्स प्रोड्यूस द मेल गैमिट्स। यानी कि मेल पेरेंट्स जो होते हैं वो मेल गैमिट्स को प्रोड्यूस करते हैं और वो स्पर्म होते हैं। ठीक है, और फीमेल जो होती है वो ओव्यूम से एग सेल्स को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ध्यान से सुन लेना। व्हेन द मेल एंड फीमेल, ठीक है, मेल जो सेल है वो फीमेल सेल के साथ में फ्यूज होती है। यानी कि फ्यूज मतलब एक दूसरे के साथ में मिलती है। दे फॉर्म ए थर्ड सेल्स। तो उससे एक तीसरी सेल बनती है जिसे जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइगोट। ठीक है, और इस प्रोसेस जो होती है इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी कि मेल वाले जो सेल है वो फीमेल वाली सेल के साथ में फ्यूज होती है, इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एट द जाइगोट, इससे क्या बनता है? जाइगोट बनता है। यानी कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा क्या बनता है? जाइगोट बनता है। और जाइगोट क्या है? थर्ड वाली सेल है। ठीक है, जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म। यानी कि नई ऑर्गेनिज्म के लिए जो जाइगोट होती है वो फर्स्ट सेल होती है। ठीक है, और फिर जो जाइगोट होता है वो डेवलप होने लगता है और डेवलप होके वो एक एम्ब्रो की फॉर्म बनाता है। यहाँ पर दे नहीं रखा, बट एम्ब्रो की फॉर्म बनाता है। ठीक है, और वही एक नए प्लांट के रूप में डेवलप होता है आगे जाके। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर दोनों मेल और फीमेल जो पार्ट है यहाँ पर रिक्वायरमेंट होते हैं। अब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही होता है। ठीक है, तो अभी हम प्लांट्स के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखो, इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी जो फ्लावर्स वाले प्लांट होते हैं, ठीक है, उनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं मेल और फीमेल। ठीक है, एक मिनट रुकना। सम फ्लावर्स लाइक रोज है, स्वीट पी है, कंटेंस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यानी इनमें दोनों ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। सो दे आर, ठीक है, दे आर हर्मेफ्रोडिटिस एंड नोन एज कंप्लीट। यानी कि इनको हम कंप्लीट फ्लावर्स कहते हैं, क्योंकि
जिन फ्लावर्स में दोनों पार्ट होते हैं वो कंप्लीट फ्लावर होते हैं, और जिनमें एक ही पार्ट होता है वो इनकम्प्लीट फ्लावर कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो कंप्लीट फ्लावर हम उसको कहते हैं जिनमें हमारे जो 4 होल्स होते हैं, एक तो स्टेमन, एक पिस्टिल और एक पीटल्स और एक सीपल्स। ठीक है, पिस्टिल को आप कार्पेल भी बोल सकते हैं, ये फीमेल पार्ट होता है। स्टेमन जो होता है वो मेल पार्ट होता है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम। देखो ये जो आपका फ्लावर का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें समझा देता हूँ। देखो हमारा 4 होल्स होते हैं। एक तो ये देखो कि ये जो होता है ना, ये ग्रीन वाला पार्ट, ये इसको हम बोलते हैं सीपल। क्या बोलते हैं? सीपल्स। ये प्रोटेक्ट करते हैं, ये इधर भी होता है, देखो ये रहा। ठीक है, ये थैलेमस होता है, जो डंठल होता है उसको थैलेमस बोलते हैं। एक मिनट में कलर चेंज करूँ, हाँ कौन सा लूँ, ठीक है। और जो देखो ये वाली जो होता है ना, ये इसको बोलते हैं हम मेल पार्ट। क्या बोलते हैं इसको? मेल पार्ट। और मेल पार्ट जो होता है ना, इसमें इसमें दो दो पार्ट होते हैं। एक तो ऊपर वाला होता है ये, जिसको बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। और जो ये पाइप होती है इसको फिलामेंट बोलते हैं। ये रहा फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। तो यानी कि ये क्या होता है? मेल पार्ट होता है। आपको समझ में आ गया? तो जैसे ये मेल पार्ट है, ऐसे ये भी मेल पार्ट है, दोनों ही मेल पार्ट हैं। और बीच में जो होती है ना, ये इसको बोलते हैं ओवेरी। यानी कि ये जो होती है ये हमारा फीमेल पार्ट है। क्या है? ये फीमेल पार्ट है। और इस फीमेल पार्ट के भी 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है ऊपर बड़ा, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। और एक नीचे वाला होता है ये, ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं ओवेरी। और एक बीच में होता है, इसको बोलते हैं स्टाइल। क्या होता है? स्टाइल। तो यानी कि 3 पार्ट होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मेल पार्ट होता है उसको कार्पेल भी बोल सकते हैं और पिस्टिल भी बोल सकते हैं, 2 नाम है इसके। ठीक है, और इस मेल पार्ट के 3 पार्ट होते हैं। पहला स्टिग्मा जो कि ऊपर ऊपर होता है, और नीचे ओवेरी होता है। ठीक है, और बीच में हमारा स्टाइल होता है। और ओवेरी के अंदर ये जो ओवेरी होती है ना, इसके अंदर ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, इनको ओव्यूल्स बोलते हैं। यानी कि यही अंडे होते हैं। ठीक है, यानी कि फीमेल जो एक्सेल होती है यही होते हैं एक तरह से। ठीक है, और यहाँ पर देखो छोटे छोटे इसमें एंथर्स होते हैं, वो मैं बताऊंगा जब हम चैप्टर को और आगे पढ़ेंगे जब। चलो ये तो हो गया फ्लावर्स की बात। अब हम पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ रहे थे हम, चलो हाँ देखो ये यहाँ पे पढ़ेंगे हम। द स्टेमन प्रोड्यूस फॉलन ग्रेन्स, यानी स्टेमन के ऊपर फॉलन ग्रेन्स होते हैं, विच कंटेन्स द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। और फॉलन ग्रेन्स जो होते हैं ना, वो मेल सेल्स होती है। ठीक है, और दीज आर सराउंडिंग बाय द टफ प्रोटेक्टिव कोट, यानी इनके आसपास टफ प्रोटेक्टिव कोट होता है, जिससे कि ये सेव्स कर सके एंड मतलब सूखने से बच सके। आगे देखो, द ओवल्स प्रेजेंट इन द ओवेरी, यानी कि मैंने अभी आपको ओवेरी बताई थी। ओवेरी के अंदर जो ओवल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ द पिस्टिल, यानी जो पिस्टिल होती है, पिस्टिल मीन्स फीमेल पार्ट। ठीक है, कार्पेल। कार्पेल जो होता है, ठीक है, उसके अंदर हमारे ओवल्स होते हैं, अभी मैंने जस्ट आपको बताया है। और चलो अब पॉलिनेशन पढ़ते हैं। पॉलिनेशन क्या होती है? पॉलिनेशन एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा, जैसे फर्टिलाइजेशन होती है ना, ऐसे पॉलिनेशन होती है। ठीक है, फॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने की जो प्रोसेस होती है, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो देखो पढ़ लेते हैं। फॉर फर्टिलाइजेशन टू ऑक्यूर द फॉलन ग्रेन्स मस्ट बी फर्स्ट टू बी ट्रांसफर्ड, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के लिए सबसे पहले तो फॉलन ग्रेन्स का ट्रांसपोजिशन किया जाता है। यानी कि फॉलन ग्रेन्स जो है वो ट्रांसफ़र कैसे होंगे? ठीक है, फ्रॉम स्टेमन से लेके, स्टेमन से ट्रांसफ़र होंगे कहाँ? ओवेरी, यानी कि फीमेल पार्ट कार्पेल तक। ठीक है, यानी स्टिग्मा तक, यानी कि स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होता है कौन? फॉलन ग्रेन्स। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, द फॉलन ग्रेन्स आर कैरिड द स्टिग्मा टू बाई आदर सेम फ्लावर, सेल पॉलिनेशन और क्रॉस। देखो मैं समझाता हूँ आपको। देखो ये आपके यहाँ पर क्या होते हैं, एक मिनट रुको। ये आपका जो है मेल पार्ट है, इसमें जो होते हैं आपके एंथर होते हैं। ये एंथर जो होते हैं ना, ये एंथर इस वाले फीमेल पार्ट में है ना, फीमेल पार्ट का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये वाला, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। यानी कि एंथर जो होते हैं आपके, ठीक है, एंथर में फॉलन ग्रेन्स होते हैं। अब आप बोलोगे सर फॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? तो फॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो मेल पार्ट होते हैं। तो ये फॉलन ग्रेन्स जो होते हैं इसको हमें पहुंचाना होता है यहाँ पर। एक मिनट रुको,
ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इसमें उनको हमें पहुंचाना होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, बस इस प्रोसेस को ही पॉलिनेशन कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, यानी पॉलिनेशन हम इसी को कहते हैं। ठीक है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं एंथर में, उसको ट्रांसफर करना होता है कहाँ पे, स्टिग्मा पे। तो ये आपका क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया। अब ध्यान दो कि जरूरी नहीं है कि आपका जो ये जो फीमेल पार्ट है मेल पार्ट है, ये दोनों एक ही फ्लावर में हो। ठीक है, अगर एक फ्लावर में होता है ये दोनों पार्ट तो हम उसको कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या है, ये दोनों एक फ्लावर में नहीं होते हैं। तो मान लीजिए इस फ्लावर में अगर एक ही पार्ट हुआ, जैसे मान लीजिए ये दोनों नहीं है, चलो मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, मेल पार्ट नहीं है, ये फीमेल पार्ट है इसमें, तो मेल पार्ट किसी और फ्लावर में होगा और वो फ्लावर मतलब अलग अलग पेड़ में होगा, अलग प्लांट में होगा। ठीक है, तब भी पॉलिनेशन होता है, मतलब आपका उस प्लांट से इस प्लांट में क्या होता है, आपका जो एंथर है पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करता है, तो उसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं। अगर ये दोनों एक ही प्लांट में होते हैं, यानी कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट अगर एक ही प्लांट में होते हैं, तो वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है एक ही प्लांट में एक ही पार्ट से दूसरे पार्ट में पॉलिनेशन होना। ठीक है, यहाँ पर देखो अगर अब ये दोनों एक ही जगह हैं तो यहाँ पर ट्रांसफ़र होने में दिक्कत ही नहीं आएगी, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे पोलन ग्रेन्स। ठीक है, लेकिन अलग अलग प्लांट में, जैसे देखो ये इधर देखो, यहाँ पे देखो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर एक प्लांट से दूसरे प्लांट में हमको ट्रांसफ़र करना होता है। सपोज करो यहाँ पर देखो ये वाला है ही नहीं है, इधर ये वाला नहीं है, मतलब यहाँ पर मेल पार्ट नहीं है, तो मेल पार्ट यहाँ से ट्रांसफ़र होगा इस फीमेल पार्ट पर। ठीक है, ये होता है क्रॉस, मतलब जब दो अलग अलग फूल्स होते हैं, दो अलग अलग फ्लावर्स होते हैं। समझ में आ गया? तो यानी कि जो पॉलिनेशन होता है तो दो टाइप से होता है, एक क्रॉस पॉलिनेशन और एक सेल्फ पॉलिनेशन। अब बात है कि जो पोलन ग्रेन्स है उनको ट्रांसफ़र करता कौन है, तो पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास कुछ एजेंट्स होते हैं। जैसे कौन कौन से एजेंट्स हैं, एक तो बर्ड्स हैं, पक्षी भी कर देते हैं। ठीक है, या फिर एनिमल्स हैं। हेल्प इन द क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ द फ्लावर, इंसेक्ट्स आर द अट्रैक्ट बाय द कलर्स एंड स्कैंट ऑफ द पीटल्स। ठीक है, जो इंसेक्ट्स जो होते हैं वो फ्लावर जो होते हैं उनके पीटल से अट्रैक्ट होते हैं। पीटल्स क्या होती है, अब पूछोगे तो पीटल्स जो होती है, अरे क्या क्या बताऊं, ये देखो इनको पीटल्स बोलते हैं। ये रंग बिरंगे जो आपके फ्लावर्स में दिखते हैं ना, इनको पीटल्स बोलते हैं। तो ये जो होते हैं रंग बिरंगे क्यों होते हैं पता है, क्योंकि यही तो अट्रैक्ट करते हैं किनको, एजेंट्स को, यानी कि जो भी तितलियाँ वगैरह होती है, ठीक है, या फिर जो मधुमक्खियाँ वगैरह होती है, या फिर जो भी इंसेक्ट्स जो इन फूलों पर बैठते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं पीटल्स। ठीक है, और ये जो तितली है, मधुमक्खी है, ये सब चीज़ें कौन होती है, एजेंट होती है, यानी कि इनका काम होता है पॉलिनेशन को करवाना। आगे देखो, दे कलेक्ट नेक्टर, यानी कि ये जो फूलों पर बैठती हैं, फ्लावर्स पर बैठती है और नेक्टर को कलेक्ट करती है। अब बोलोगे नेक्टर क्या होता है, नेक्टर एक स्वीट जूस होता है एक तरह से। ठीक है, नेक्टर इज ए स्वीट लिक्विड यूजुअली प्रेजेंट इन द बेस ऑफ द फ्लावर एंड पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर स्टिक टू द इंसेक्ट बॉडी। देखो जब वो मान लीजिए तितली आई और तितली दूसरे पौधे पे से आई है, मान लीजिए उसके एंथर उसके पैरों की चिपक गई और वो दूसरे प्लांट पर आके क्या कर देती है, छोड़ देती है, यानी कि वो स्टिग्मा पे बैठती है तो छोड़ देती है। तो इसलिए जो वहाँ के एंथर है वो स्टिग्मा के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से आपका पॉलिनेशन सक्सेस हो जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो एक तो आपके इंसेक्ट्स मददगार हैं और दूसरा है बिंड्स, यानी कि हवा भी एक तरह से एजेंट होती है, पॉलिनेशन में मदद करती है हवा भी। कैसे देखो, बिंड्स हेल्प इन द ट्रांसफरिंग ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू स्टिग्मा फ्रॉम द अदर, यानी कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जो पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करती है वो हवा भी एक तरह से मददगार होती है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है कि पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, यानी इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है यहाँ पे, और पॉलिनेशन बाय विंड, यानी कि यहाँ पर हवा के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, हवा के द्वारा कैसे हो रहा है देखो, ध्यान से देखो, ये आपका ओवेरी है, तो ओवेरी जो है, ठीक है, मतलब ये आपका जो फीमेल पार्ट है ये आपके मेल पार्ट है, तो मेल पार्ट फीमेल पार्ट के साथ में टकराएंगे तो पॉलिनेशन नहीं हो गया, क्या हो गया ना,
ऐसे यहाँ पर इंसेक्ट्स के द्वारा है। कैसे इंसेक्ट द्वारा, देखो ध्यान से, यहाँ पर कोई इंसेक्ट्स, देखो ये वाला जो है बीच में बैठा है, बीच में मतलब ये जो बीच वाला पार्ट क्या है आपके, बताओ बताओ, यानी कि ये आपका फीमेल पार्ट है। इधर जो कोई कीड़ा है वो फीमेल पार्ट पर बैठा है, यहाँ से उड़ के वो इधर चला गया, कहाँ पे, इस पे, ठीक है, और इसमें मेल पार्ट पे जाके बैठ गया, तो हो गया ना ट्रांसफ़र, यानी कि पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र हो गया। इससे आपके एक तरह से पॉलिनेशन कंप्लीट होता है और फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट हो जाता है। आगे देखो, देखो दे आर नॉट डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, यानी कि जो पीटल्स होते हैं वो नेक्टर को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बट ये अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ द लार्ज पीटल्स द एंथर एंड पिस्टल रिमेन्स एक्सपोज टू विंड, ठीक है, एंड मेकिंग विंड पॉलिनेशन ईजियर, यानी कि अगर ये पीटल्स नहीं होते हैं तब जाके विंड पॉलिनेशन ईजियर हो जाता है, ठीक है। देखो इसमें कोई पीटल्स नहीं है तो हो जाता है। आगे फर्टिलाइजेशन, अब हम मान लीजिए हमने कि पॉलिनेशन हो गया, मतलब जो आपकी फॉलन ग्रेन से वो ट्रांसफ़र हो गई कहाँ पे, स्टिग्मा पे, कहाँ से, अंतर से। अब आपके फर्टिलाइजेशन होगा तो द स्टिग्मा ऑफ ईच फ्लावर सीक्रेट ए लिक्विड कंटेनिंग शुगर, द फॉलन ग्रेन्स रेस्पॉन्ड टू द लिक्विड एंड स्टार्टिंग ग्रोइंग, ठीक है। हाउ एवर द pollen grains start growing only if the liquid is produced by a flower is of its own species. They do not grow if they land on the stigma of a flower of a different species. After pollination, a thin tube called is pollen tube do down from the pollen grains through the pistil, and the pollen tube carries the male cells and it grows the reaches of winters and the, जो भी है फालतू रामायण, देखो क्या है कि जैसे ही पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो स्टिग्मा पे आके स्टिग्मा के द्वारा ओवेरी में पहुंच जाते हैं, तो ओवेरी में एक तरह से दोनों में फर्टिलाइजेशन हो जाता है और वहाँ पे एक नए मतलब फ्रूट्स की फॉर्म जनरेट हो जाती है, ठीक है। चलो आगे हम देखते हैं सीड फॉर्मेशन के बीज कैसे बनता है। तो देखो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द जायगोट, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जायगोट बन जाता है, और जायगोट जब बन जाता है तो उसके बाद में पीटल्स है, सीपल्स हैं, ये बनती है, एंड स्टेमन वेदर अवे एंड फॉल ऑफ, मतलब स्टेमन जो फॉल ऑफ हो जाता है, ऑप्टेन द स्टाइलिंग एंड स्टिग्मा आल्सो फॉल ऑफ, और बाकी की सभी चीज़ धीरे धीरे क्या हो जाती है, फॉल ऑफ हो जाती है, टूट जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर जो आपका फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का वो दिखा रखा है। देखो ये आपके स्टिग्मा पार्ट है, और स्टिग्मा में देखो ये पोलन ग्रेन्स है जो नीचे जा रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं इधर जाके, और ये ओवेरी में ट्रांसफ़र हो गए, देखो यहाँ पे, ठीक है। ओवेरी में जाएंगे तो ये ओव्यूल्स के साथ में अटैच हो जाएंगे, जिससे आपका एक फर्टिलाइजेशन तैयार हो जाता है, और यहाँ से आपके मतलब फ्रूट्स के फॉर्मेशन तैयार हो जाते हैं, यानी फ्रूट्स की तरह ग्रो करने लग जाता है ये। तो हम पढ़ रहे थे सीड फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जो है पीटल्स वगैरह फॉलोअप हो जाते हैं। इसके बाद ओनली ओवेरी रिमेन्स, यानी कि सिर्फ क्या बचती है, ओवेरी ही आपके बचती है, और वो ओवेरी ही आगे जाके आपके फूड के रूप में सप्लाई हो जाती है, ठीक है। द जायगोट टेक्स इन दिस फूड एंड बिगिंस टू बी ग्रो बाय सेल डिवीजन इन समटाइम्स एंड बिकम्स एन एम्ब्रो, यानी कि जो जायगोट होता है वो एम्ब्रो बन जाता है। मीन वाइल द बॉल्स ऑफ द ओव्यूल्स डेवलप हार्ड लेयर्स एंड सीड्स, ठीक है, फिर जाके वो सीड्स के रूप में तैयार हो जाता है। द सीड्स कंसिस्ट ऑफ ए यंग प्लांट, और फिर जो है सीड्स के द्वारा यंग प्लांट तैयार हो जाता है, और मतलब सीड्स के द्वारा हम एक नया प्लांट बना सकते हैं। आगे है फ्रूट, जब सीड बन जाता है देन फ्रूट्स तैयार होते हैं। एज द सीड्स फॉर्म द ओवेरी बिगिंस टू बी स्वेल, ठीक है, धीरे धीरे जो ओवेरी है वो स्वेलिंग करने लगती है। इन टाइम इट बिकम ए फ्रूट, और धीरे धीरे वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। सो ए फ्रूट इज एक्चुअली
ए डेवलप्स ओवेरी, यानी कि जो फ्रूट होता है वो आपके डेवलप ओवेरी ही होती है। सम फ्रूट्स सच एज मैंगोज है एंड एप्पल्स है आर स्वीट एंड जूसी एंड सम फ्रूट्स सच आलमंड्स है एंड वॉलनट है आर हार्ड, ये हार्ड होते हैं। तो ए फ्रूट कैन हैव वन और मोर सीड्स इनसाइड इट, यानी एक फ्रूट के अंदर एक या एक से ज़्यादा सीड्स भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं डिस्पेrsal ऑफ सीड्स कि सीड्स का मतलब डिस्पेrsal कैसे होता है। तो देखो एक प्लांट है produce a large number of the seeds. If all these are fall below a plant, they are growing, they will not enough space and water। यानी कि यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि सीड का डिस्पेrsal यानी सीड्स का एक तरह से फैलाव ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक प्लांट है उसमें बहुत सारे सीड्स आपको पता है आते हैं, अगर वो एक ही जगह फॉलोअप हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उससे वो वहाँ पर उग तो जाएंगे लेकिन उनमें हर चीज़ का कंपटीशन बढ़ जाएगा एक तरह से, यानी कि वो उन सब में उनको ना तो मतलब कुछ भी चीज़ इनफ मात्रा में नहीं मिलेगी, ना मिनरल्स इनफ मिलेगा, ना वाटर, ना स्पेस, इसलिए उनका डिस्पेrsal होना ज़रूरी है। यानी कि सीड्स का एक मतलब डिस्पेर्स होना ज़रूरी है ताकि उनको दूर दूर उग सकें और मतलब उनको हर तरह से न्यूट्रिशन वगैरह प्रॉपर तरीके से मिल सके और उनको स्पेस मिल सके एंड वाटर मिनरल्स सब चीज़ उनको मिल सके। ठीक है, इसलिए डिस्पेrsal इम्पोर्टेंट। तो आगे हम देख रहे हैं, एक तो मैपल सीड है ये, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो, और ये डैंडेलाइन सीड्स है। ठीक है, ये क्यों दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो हैं सीड्स तो ये डिस्पेर्स होते हैं। डिस्पेर्स मतलब ये तो विंड के द्वारा डिस्पेर्स हो जाता है, तो ये भी विंड के द्वारा डिस्पेर्स होता है, यानी दोनों ही विंड के द्वारा डिस्पेर्स हो जाते हैं। यानी कि ठीक है, देखो मैपल सीड्स में आप देख सकते हो यहाँ पर जो ये इनमें आपके बीज होते हैं, ठीक है, तो ये हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं और आराम से वहाँ पे जाके उग जाते हैं अलग अलग जगह। यहाँ पर भी देखो ये उड़ते रहते हैं, आपने देखा होगा ऐसा। ठीक है, ये डिस्पेर्स का तरीका है। और एक आपका तरीका ये है, ठीक है, जेंथियम। जेंथियम जो सीड्स होता है, ठीक है, वो आपके एनिमल्स के द्वारा डिस्पेर्स होता है, यानी कि एनिमल्स के चिपक जाता है ये और एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाता है। तो देखो देखो सनलाइट एंड दे विल नॉट डेवलप इनटू ए हेल्थी प्लांट्स, यानी कि अगर सीड्स एक जगह ही उग जाएंगे तो वो एक तरह से हेल्थी प्लांट्स के रूप में डेवलप नहीं हो सकते हैं, इसलिए उनका एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना जरूरी होता है। मैनी ऑफ देम में इवन डाई, यानी इनमें से बहुत मर जाते हैं। तो नेचर हैज़ अरेंज्ड सम एजेंट ऑफ द डिस्पेर्सल, यानी कि नेचर ने इन सब के लिए डिस्पेर्सल के लिए कुछ एजेंट बनाए हैं, बाय विच सीड्स ऑफ ए प्लांट गेट स्ट्रेचड एंड ओवर ए लार्ज एरिया, दिस इज कॉल्ड डिस्पेर्सल ऑफ द सीड्स। अब देखो सीड के डिस्पेर्स के लिए एजेंट होते हैं, एक तो विंड होता है और एक वाटर होता है, एक एनिमल होता है, ये सारे एजेंट्स होते हैं जो कि सीड को डिस्पेर्स करते हैं। डिस्पेर्स का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम करते हैं ताकि सीड्स अच्छी जगह पे जाके और प्रॉपर तरीके से हर चीज़ उसको मिल सके और वो अच्छे से ग्रो कर सके। देखो विंड कैसे मदद करती है, तो देखो सीड्स ऑफ कॉटन और डैंडेलाइन हैव टिनी हेयर्स, इनमें हेयर्स होते हैं जैसा कि मैंने ऊपर दिखाया था सराउंडिंग देम, एंड वाइल दे आर मेपल सीड हैज विंग्स अटैच टू इट, और मेपल सीड्स जो होती है उसमें विंग्स होती है जिससे कि ये एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। अगला एजेंट है वाटर, यानी वाटर भी एक तरह से सीड डिस्पेर्सल के रूप में एजेंट के रूप में कर वर्क करता है। कैसे देखो, कोकोनट सीड हैज ए थिक कोट ऑफ द फाइबर, कोकोनट सीड में फाइबर का थिक कोट होता है दैट इनेबल टू फ्लोट इन वाटर, जो कि इनको पानी में तैरने के लिए मदद करता है। द लोटस फ्रूट हैज ए स्पंजी पार्ट ऑफ द इनेबल इट टू फ्लोट, यानी लोटस का जो फ्रूट होता है उसमें भी एक स्पंजी पार्ट होता है जिससे कि वो पानी में फ्लोट होकर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाता है और वहाँ पे जाके अच्छे से ग्रो हो सकता है। ठीक है, ऐसे देखो एनिमल जो होता है वो भी एक तरह से आपके फूड सीड को डिस्पेर्स करने में मदद करता है, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया था जेंथियम जो होता है। ठीक है, एंड टाइगर टेल हैव हुक्स और स्पाइंस विच हेल्प देम टू स्टिक द फर ऑफ द एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स की फर के ही चिपक जाते हैं या फिर उनके कपड़ों पे चिपक जाते हैं जिससे कि
ये एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो और with the fruit pass out unharmed in waste of the germinate where that is fall। तो इस प्रकार से ये पहुंच जाते हैं। आगे देखो कोकोनट सीड्स है, ये दिखाया गया है किसके चारों तरफ एक क्या होता है, कोकोनट का कवर्ड होता है। ठीक है, ये लोटस है फ्रूट जो कि कैरी होती है वाटर्स में। आगे हम देख रहे हैं जर्मिनेशन ऑफ फूड्स, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, यानी सीड्स का जर्मिनेशन कैसे होता है। तो देखो, ए सीड कंटेंट्स ए प्लांट एम्ब्रो इन द रेस्टिंग स्टेज, यानी कि एम्ब्रो होता है, एम्ब्रो के अंदर सीड्स होता है। इट कैन बिगन टू बी ग्रो ओनली अंडर फेवरेबल कंडीशन, यानी कि फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करने लगते हैं जब इनको मतलब प्रॉपर तरीके से मॉइस्चर और ऑक्सीजन मिलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मोस्ट सीड नीड बॉम एज वेल एज, यानी कि इनको गर्माहट चाहिए। ठीक है, यानी कि वॉम वैन ऑल द कंडीशंस आर फेवरेबल, जब सारी चीज़ें कंडीशन जिसको मिल जाती है देन टाइम ये जर्मिनेट हो जाते हैं। तो जर्मिनेशन इज द अर्ली ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम इट्स सीड्स, यानी कि सीड्स से प्लांट का ग्रो होना ही जर्मिनेशन होता है। एंड इट बिगिंस विथ इनटेक ऑफ वाटर बाय द सीड्स, यानी कि द एंजाइम्स इन द सीड्स स्टार्ट द फंक्शनिंग व्हेन दे गेट वाटर, यानी कि जब इनको पानी मिलता है तो इनके जो एंजाइम्स होते हैं वो एक तरह से फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। दिस एंजाइम्स एंड चेंज द स्टोर्ड फूड इनटू सॉल्युबल फॉर्म, और इनको जो पानी है वो एक तरह से सप्लाई कर देता है क्या, न्यूट्रिशन। दिस सॉल्यूशन देन डिफ्यूज द इनटू द रेडिकल एंड द प्लूम्यूल एंड दे स्टार्ट ग्रोइंग, और फिर धीरे धीरे ये क्या हो जाते हैं, ग्रो करने लगते हैं। रेडिकल क्या होता है, वो डंठल वाला पार्ट होता है ना नीचे, उसको रेडिकल बोलते हैं हम। ठीक है, द रेडिकल स्टार्ट ग्रोइंग फर्स्ट, यानी सबसे पहले रेडिकल बनता है एंड पुशेज डाउन इन द सोइल एंड इट बिकम्स द रूट, और ये एक तरह से रूट के रूप में निकल जाता है। देन द प्लूमुल स्टार्ट ग्रोइंग, उसके बाद में रेडिकल के बाद में प्लूमुल जो है ग्रोइंग करना स्टार्ट होता है, और उससे इट पुशेज अप, और ये प्लांट को ऊपर की तरफ पुश करता है एंड ग्रो इनटू द सूट, और फिर इससे सूट सिस्टम तैयार होता है एंड लीव्स तैयार होती है। तो द लीव्स स्टार्ट टू बी मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, फिर लीव्स जो होती है फोटोसिंथेसिस से मतलब अपना फूड तैयार करती है। दस द प्लांट बिगिंस टू बी डिपेंडेड ऑन इट्स ओन फूड, और इस प्रकार बाद में जो प्लांट्स है वो अपने खुद के फूड पर ही डिपेंडेड हो जाता है। ठीक है, तो ये जर्मिनेशन ऑफ फूड्स का कुछ एक तरह से सिस्टम दिखा रखा है। तो बच्चों, ये आपका जो चैप्टर है यहाँ पर ख़त्म होता है, और बहुत मेहनत लगती है वीडियो को। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।